हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर, इंटरनेशनल टॉपिक के ऊपर। खास करके अमेरिकी प्रेसिडेंट जो हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट हैं, आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं। और जिस तरह से उनका एक नया रवैया देखने को मिल रहा है। नया रवैया क्या, पहले टर्म में ही वो बता चुके थे कि हम किस तरह के फॉरेन पॉलिसी को अपनाएंगे, किस तरह के इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपनाएंगे, किस तरह के बाकी नीतियों को अपनाएंगे। तो एक बात तो ये क्लियर थी कि कुछ कंसिक्वेंसेज उनके साफ साफ नज़र आएंगे, चाहे वह क्लाइमेट चेंज का इशू हो या रशिया यूक्रेन वॉर का इशू हो, या आप कहें कि जो अभी हमास और इसराइल के बीच में चल रहा है उस तरह की बातें हों। तो वो चेंज साफ साफ विजिबल था। और निश्चित तौर पर अमेरिका एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, या ये कहें कि उसके ऊपर अभी कोई इकोनॉमिक पावर नहीं है, पॉलिटिकल पावर नहीं है, मिलिट्री पावर नहीं है। और निश्चित तौर पर अगर कहें डिफ़ॉल्ट अगर पावर है जो पूरे वर्ल्ड को रन कर रहा है, तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। निश्चित तौर पर चैलेंजेस भी हैं उसके अपने, खास करके रशिया और चाइना वो चैलेंजेस दे रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री जो चैलेंजेस दे रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभी भी अब वर्ल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है, लेकिन मैं अभी भी ये नहीं मानता, क्योंकि अभी भी मोस्टली इंस्टीट्यूशंस अमेरिका के इशारे पर चल रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में उसकी बहुत बड़ी दखलंदाजी है। इसलिए ये कहना है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है, सारे कंट्रीज़ के पास पावर है। निश्चित तौर पर उनके पास पावर है, कुछ ना कुछ तो पावर है, लेकिन हम उस पावर की बात नहीं कर रहे हैं जो माइक्रो लेवल पर कुछ कंट्रीज दिखाती हैं, या कुछ ब्लॉक्स दिखाते हैं, जैसे ब्रिक्स हैं, चाहे बाकी वो चीज़ें हैं। लेकिन हम उस बारे में बात करें कि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है नीतियों को, घटनाओं को, या कहें कि इकोनॉमिक नेगोशिएशंस को, या बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको चलाने में क्यों ये सोचा जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद क्लाइमेट जो इशू है, या इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो नेगोशिएशन है, बातचीत है, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव उनके आने से पड़ने वाला है। क्यों ये सोचा जा रहा है कि उसके अमेरिका के आर्थिक नीतियों में बदलाव आने से पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक ऑर्डर पर प्रभाव पड़ेगा, पॉलिटिकल ऑर्डर पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों ये सोचा जा रहा है कि ट्रंप के आने से यूरोपियन कंट्रीज की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसका स्पिल ओवर इफेक्ट क्या है और क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पावर है। उसका जियोग्राफिकल लोकेशन भी ये डिटर्मिन करता है कि उसके पॉलिसी का, उसके एक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा, और वो पड़ रहा है। जिस तरह से उन्होंने टैरिफ बढ़ाने की बात की है, जिस तरह से उनका जो पैसा खर्च हो रहा है सिक्योरिटी पर दूसरे कंट्री के, उसे घटाने की बात उन्होंने करी है, जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध खत्म करने की उन्होंने घोषणा की है, ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि आज भी अमेरिका पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को रेगुलेट और कंट्रोल करने के पूरी परिस्थिति में सेंटर में स्थापित है। वो आज भी डिटरमाइनिंग फोर्स है कि कैसा वर्ल्ड ऑर्डर रहेगा। क्योंकि आप रिसर्च हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, या आप बाकी चीज़ों में भी देखिए, तो आज अमेरिकन कंपनीज लीड कर रही हैं। निश्चित तौर पर कुछ चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, चाइना उसको चैलेंज कर रहा है। चाइना एक अल्टरनेटिव पावर बनने के कगार पर है, इसलिए वो अमेरिका के आंखों में एक आप कह सकते हैं कांटा बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी काफ़ी समय लगेगा जब अमेरिका के हेजमनी को कोई दूसरा कंट्री रिप्लेस कर सके। और वो रिप्लेस कैसे होगा, तब होगा जब कोई कंट्री उस इकोनॉमिक पावर को, अमेरिका जैसे इकोनॉमिक पावर को रिप्लेस कर सके, उसका अल्टरनेटिव दे सके। तो निश्चित तौर पर दोस्तों, हम आपको वहां पर ले जाना चाहते हैं, वहां पर इस बात को ले जाना चाहते हैं जहां पे अमेरिका को महज आप एक डेमोक्रेसी, एक लिबरल वैल्यूज वाला कंट्री या ग्लोबलाइजेशन वाला कंट्री न माने, बल्कि एक उसका नया एस्पेक्ट जो इन सारे परिस्थितियों को सहारा बना करके किया जाता है। जैसे ग्लोबलाइजेशन
का आइडिया भी वाशिंगटन कंसेंसस, न्यू लिबरलिज्म जो है, न्यू मार्केट इकोनॉमी जो है, वो सारा का सारा वाशिंगटन कंसेंसस से शुरू होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका ने ऑर्डर क्रिएट किया, जो वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश की, उसकी परिस्थिति, उसकी परिणति दिखती है सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद। एक छत्र राज, लगभग आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड जो बाइपोलर था सोवियत यूनियन के विखंडन के पहले, वो अब यूनिपोलर में बदल चुका था। आज भले ही आप कहें कि आज मल्टी पोलर वर्ल्ड है, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियों में ऐसा दिखता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लिबरल वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी के आड़ में जो पूरी परिस्थितियां चल रही थी, जो पूरे मोटिवेशन थे, वो ये था कि अमेरिका का हेजमनी पूरे वर्ल्ड पर, उसका कंट्रोल पूरे वर्ल्ड की घटनाओं पर, पूरे इंस्टीट्यूशंस में कैसे हो। और इसमें सबसे बड़ा रोल भी प्ले करने का काम किए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, ये जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें बहुत बड़ा फंडिंग अमेरिका करता रहा है। यही नहीं, जो क्लाइमेट नेगोशिएशंस हुए, क्लाइमेट चेंज हुए, कॉप्स हुए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, खास करके क्लाइमेट इश्यूज पर, उसमें बहुत बड़ा रोल अमेरिका का रहा है, चाहे पॉजिटिव रहा हो या निगेटिव रहा हो। मतलब हम यहाँ पावर को इस सेंस में समझ रहे हैं कि वो सारे कार्यों को करा सकता था जिसे वो चाहता था। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब के आड़ में जो सबसे बड़ी जो हेजेमनी थी, या कहें कि कंसिडरेशन था, वो ये था कि अमेरिकन कंट्रोल, अमेरिकन डोमिनेशन को कैसे मजबूत किया जाए। आप ये देखते रहे कि डेमोक्रेसी की बात करने वाला अमेरिका हमेशा वैसे तानाशाहों को भी प्रश्रय देता रहा है जो उसके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाए। उसका क्या इंटरेस्ट है, अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? अमेरिका का इंटरेस्ट साफ साफ शब्दों में समझिए कि अमेरिका का इंटरेस्ट केवल अमेरिका का इंटरेस्ट है। वो किसी और के बारे में नहीं सोचता। वो यही सोचता है कि वैसी सारे कार्य को किए जा सकते हैं, चाहे वो किसी को सत्ता से हटाना, आतंकवादियों को प्रश्रय देना, किसी तानाशाह को सत्ता में बैठाना, या किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाना बाय हुक एंड क्रुक। किसी भी हाल में अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। वो बिजनेस इंटरेस्ट हो सकता है, मिलिट्री इंटरेस्ट हो सकता है, और खास करके बिजनेस इंटरेस्ट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके सारे नीतियों में आप देखेंगे तो इस बात का कंसिडरेशन होता है कि वहाँ के कंपनियों का, वहाँ के लोगों का, अमेरिकी गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, वो कैसे बरकरार है, वो कैसे स्थापित हो। हर जगह वो यही परिस्थिति देखता है। और इस परिस्थिति के माध्यम से इस परिस्थिति को क्रिएट करते हुए जो सत्ता है, राजनीतिक सत्ता है, वो अपना विदेश नीति और फॉरेन पॉलिसी आप कहें तो डिसाइड करती है। उसके केंद्र में सारे कंट्रीज के केंद्र में, लेकिन वो पावरफुल है, इकोनॉमिकली पावरफुल है, मिलिट्रीली पावरफुल है, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सब में पावरफुल है। इस वजह से वो कर पाता है जो वह चाहता है। और इस तरह से जो वर्चस्व का नीति अपनाता है, तो आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो साफ साफ एक साम्राज्यवादी नीति, इंपीरियलिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता है। उसको जस्टिफाई करने के लिए डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करता है। कहता है कि हम डेमोक्रेसी के समर्थक हैं, लेकिन असल में डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी की बात करना एक साधन होती है उसके लिए। उस साधन के माध्यम से वो अपने साध्य को अचीव करता है, और वो साध्य क्या है? इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज। और इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज को दोस्तों हम पहले भी एक्सप्लेन किए हैं कि इंपीरियलिज्म क्या होता है, कॉलोनियलिज्म क्या होता है, किस तरह से इंपीरियलिज्म को डिफेंड किया जाता है, किस नाम से डिफेंड किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि इंपीरियलिज्म शब्द का इस्तेमाल कोई देश करे अपने नीतियों को बनाने के लिए, और दूसरे नाम से भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से, ग्रोथ के नाम से, सिक्योरिटी आज एक बज़वर्ड हो गया है कि सिक्योरिटी किसी देश को चाहिए तो अमेरिका से बोले कि वो सिक्योरिटी स्थापित करे, शांति स्थापित करे, ऑर्डर स्थापित करे। और यहीं पर आपको मैं लाना चाहता हूं, जब से ट्रंप की
प्रेसिडेंसी शुरू हुई है अमेरिका में, और उसके बाद जो यूक्रेन और अमेरिका के बीच में जिस तरह की बातचीत चल रही है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा कि ये डिक्टेटर हैं, इनकी वजह से यूक्रेन और रशिया में युद्ध शुरू हुआ, जिस तरह से रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में वार्ता शुरू हुई है सऊदी अरबिया में, ये सारी चीजें किस तरफ इंडिकेट कर रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप समझिए कि कैसे अमेरिका को हम कह रहे हैं कि वो एक साम्राज्यवादी देश है, वो अपने साम्राज्यवाद में विश्वास करता है, क्योंकि वो साम्राज्यवाद अपना साम्राज्य बढ़ाना, अपना साम्राज्य बढ़ाने का क्या मतलब है, अपना वर्चस्व बढ़ाना, अपनी विचार, अपना इंटरेस्ट दूसरे लोगों पर थोपना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की सुरक्षा लगभग अमेरिका के हाथों में है, और इसी वजह से हमने पिछले वीडियो में भी कहा कि यूरोप, निश्चित तौर पर यूरोप एक डेवलप्ड कंट्रियों का ग्रुप है। यूरोपियन यूनियन उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बात वो करता है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर पूरी तरह से नाटो के कंट्रोल में यूरोप की सुरक्षा है। और नाटो में सबसे बड़ा डोमिनेंट फोर्स कौन है? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आज जो ये बात सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर यूक्रेन उसकी सुरक्षा चाहता है, उसका सपोर्ट चाहता है, तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वहां तक एक्सेस ग्रांट करे। आप समझ रहे हैं ये बात? कहने का मतलब अमेरिका ये कह रहा है कि हम फ्री में आपको सुरक्षा नहीं देने वाले हैं, हमें वो रिसोर्सेज चाहिए जो रेयर अर्थ हैं, जो आज के टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। उसका रिजर्व जो है यूक्रेन के पास है, वो बहुत बड़ा सोर्स है आज के टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट का। लगभग ये माना जा रहा है कि 10 ट्रिलियन से ज़्यादा का वो रिसोर्सेज है जो यूक्रेन के धरती में दबा हुआ है। उस पर अमेरिका की नज़र है, और वो कह रहा है कि हम आपको सुरक्षा तभी देंगे, सुरक्षा की गारंटी देंगे, जब आप हमें उसको एक्सेस करने देंगे। और इस वजह से यूक्रेन को मजबूर होना पड़ा है उस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। कल के न्यूज़पेपर में ये रिपोर्टिंग था कि यूक्रेन ने सहमति जता दी है कि हम वहां तक एक्सेस अमेरिकन कंपनीज को देंगे, लेकिन अमेरिका से अभी भी यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नहीं मिली है। यही नहीं, इस पॉलिसी का प्रभाव आप देखिए, जो ट्रंप ने कहा है कि हम फ्री में सुरक्षा किसी को नहीं दे रहे हैं। अगर आपको हमारा सुरक्षा चाहिए तो हमें आप उसको कंपनसेशन के रूप में या तो उस पैसे को लौटाएं, या आप अपने रिसोर्सेज तक हमारा एक्सेस ग्रांट करें, तभी हम सुरक्षा देंगे। और सारे यूरोप में इस वजह से खलबली मच गई है। जो ब्रिटेन एक समय में साम्राज्यवादी कंट्री हुआ करता था, शक्ति हुआ करता था, आज उसके प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर को कहना पड़ा है कि वो अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, क्योंकि अमेरिका अब सपोर्ट नहीं करेगा। और ये घोषणा करके वो जा रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो क्या ये केवल एक सुरक्षा की बात है या अमेरिका के साम्राज्यवादी नीतियों की बात है कि वो जो नीतियां अपनाता है वो लंबे समय में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए करता है, दूसरे कंट्री को गुलाम बनाने के लिए करता है? क्या ये जो कंडीशन है, ये नहीं कहा जा सकता है कि यूक्रेन को गुलाम बनाना चाहता है, यूरोप को गुलाम बनाना चाहता है, अपना कॉलोनी नए तरीके से 21वीं शताब्दी में या सदी में कॉलोनी तो वैसे नहीं बनेंगे ना, कॉलोनी सिक्योरिटी के नाम पर ही बनेंगे। और वो ये भी देख रहा है कि हमको सबसे बड़ा फायदा किससे मिलने वाला है, रशिया से एग्रीमेंट करने में, शांति वार्ता करने में, या यूक्रेन से करने में। वो जिससे भी वार्ता करेगा अमेरिका, अमेरिकन विदेश नीति की खासियत यही है कि वो नेशनल इंटरेस्ट अपना सबसे ऊपर रखता है, वो उससे कंप्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे वो रशिया हो चाहे यूक्रेन हो। अगर वो रशिया से भी बात कर रहा है यूक्रेन को साथ न रख के, तो अपना बिजनेस इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट सुनिश्चित करेगा। क्या है नेशनल इंटरेस्ट? अमेरिकन का इंटरेस्ट, उनके इकोनॉमिक का इंटरेस्ट, उनके पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट, उनका डोमिनेंस का इंटरेस्ट, उनके साम्राज्य का इंटरेस्ट, ये है उनका नेशनल इंटरेस्ट, जिससे उनकी कंट्री मजबूत हो, वहाँ के लोग मजबूत हों, वहाँ के लोग प्रोस्पर रहें।
वो रीच रहे, संसाधनों का जो नेचुरल रिसोर्सेज जो दूसरे कंट्री से कैसे उनको मिले ताकि वो प्रोग्रेस कर सके। तो जो पहले हमने बात कही थी, कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं थे कि अमेरिका आज भी इंपीरियलिस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये साफ साफ वोकल तरीके से, एक्सप्रेस तरीके से साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका किसी को फ्री में सुरक्षा नहीं देता, किसी को फ्री में गारंटी नहीं देता, किसी को फ्री में सपोर्ट नहीं करता। वो डेवलपमेंट के नाम पे, ग्रोथ के नाम पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर या डेमोक्रेसी के नाम पर भी अगर सपोर्ट करता है तो उसके पीछे उसका इंटरेस्ट काम कर रहा होता है। अगर इंडिया को सपोर्ट करता है तो निश्चित तौर पर चाइना का डर दिखा करके वो फ्री में कुछ नहीं करता, उसके कंसिडरेशन में वो जरूर आपसे कुछ लेगा। और ये कहा भी गया है कि अगर कोई व्यक्ति फ्री में काम कर रहा है आपके लिए तो ये मत समझिए कि वो फ्री में कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म में आपसे कुछ ना कुछ चाहता है। और अमेरिका इस मामले में सबसे ऊपर है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी ऊपर है, और इसके साथ साथ उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, किस कंट्री को अपने आप पर डिपेंडेंट कैसे बनाए रखना है, किस टेक्नोलॉजी को देना है किसी कंट्री को, और किस टेक्नोलॉजी को अपने पास रखना है, ये अमेरिका बखूबी से जानता है। ये बात चाइना भी जानता है। चाइना अगर इस तरह से वो ग्रो कर रहा है, या एक तरह से कहें कि उसका जो डोमिनेंस स्थापित हो रहा है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में अमेरिका से भी भयंकर इस तरह के नीतियों का आपको सामना करना पड़ेगा चाइना की तरफ से। तो दोस्तों, जो ट्रंप के आने के बाद जो अमेरिकन पॉलिसी की जो रियलिस्टिक फीचर्स थी वो सामने आ गई। ट्रंप और बाइडेन में, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में अंतर यही है कि जो डेमोक्रेट्स होते हैं वो छुपा करके काम करते हैं, वो बताते नहीं हैं अधिक, वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि उनका इंटेंशन क्या है। लेकिन इंटेंशन यही होता है कि अमेरिकन पीपुल या अमेरिकन इंटरेस्ट को कभी कंप्रोमाइज ना करना पड़े। अब देखें, डेमोक्रेट्स के समय ही बहुत सारे युद्ध शुरू हुए, और रिपब्लिकन का, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की ये आदत है कि वो खुल करके बात करते हैं। उनका बार्गेन करने का यही तरीका है, सीधे डर दिखा के वो करते हैं। लेकिन डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, सबका एक ही पॉलिसी होता है, अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिकन डोमिनेंस, अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिकन इंपीरियलिज्म, अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिकन वैल्यूज, अमेरिका फर्स्ट का मतलब बिजनेस इंटरेस्ट अमेरिका का सबसे आगे। और ये साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दिख रहा है। ये पहले वोकल नहीं था, एक्सप्रेस नहीं था, आज वो सामने है। तो इसलिए ये समझने की जरूरत है कि कोई कंट्री अगर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहता है तो उसको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। आज यूक्रेन इस पोजीशन में नहीं है कि वो डिटरमिन कर पाए कि हम अपने कंट्री को बचाएंगे कैसे, क्योंकि वो पूरी तरह से रिलाई था अमेरिका के ऊपर, नाटो के ऊपर। और यूरोपियन कंट्रीज भी इस पोजीशन में नहीं है इकोनॉमिकली कि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दे सके। तो दोस्तों, अमेरिका को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि अमेरिका किसी का नहीं है, वो केवल और केवल अमेरिकन्स का है, और अमेरिकन इंटरेस्ट उसके लिए सर्वोपरि होता है। अगर कोई देश, कोई नेता आपको ये कहता है कि अमेरिका हमारे लिए मेहरबान है, तो ये शायद आपको मूर्ख बना रहा है या गलतफहमी के शिकार हैं आप। वो सहयोग उसी का करता है जो उसको उस रूप में मिलता है, वो कंसिडरेशन चाहता है। जैसे इंडिया के बारे में उसने कहा है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई करेंगे, मतलब अमेरिका में जो अमेरिकी सामान पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, जितना लगता है उतना हम भी लगाएंगे इंडियन सामान अगर अमेरिकन मार्केट में आते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा एक्सपोर्ट निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन अमेरिका मानता है कि इंडिया के पास पैसे की कमी नहीं है, और अगर ये बात तो करता है तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित होने वाला है, और इसका निगेटिव इम्पैक्ट एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है, फॉरेन पॉलिसी है, वो हमेशा अमेरिका सेंटर्ड होती है। वो अननेसेसरी आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, उनका हित होता है तभी, नेशनल इंटरेस्ट होता है तभी। तो दोस्तों, जो अमेरिका में चल रहा है उसको बड़े अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आने वाले समय में भी अभी
ये सोचने की ज़रूरत शायद आपको अभी नहीं है कि अमेरिका का डोमिनेंस खत्म हो गया। निश्चित तौर पर कम हो रहा है, दूसरे कंट्री राइज कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, लेकिन जो अमेरिकन डोमिनेंस है उसका प्रभाव जो है, कंसिक्वेंसेज जो है, आज ये चर्चा है कि क्लाइमेट चेंज का जो पूरा का पूरा इशू है, अगर अमेरिका विड्रॉ कर लेता है तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन मनी सप्लाई करेगा डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए, उनको एडेप्टेशन के लिए, या कहें कि इन्वायरमेंटल इश्यूज को डील करने के लिए टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कौन करेगा, क्योंकि सबसे अधिक टेक्नोलॉजी का कंट्रोल उसी के पास है, मनी उसी के पास है। उसके कंसिक्वेंसेस से समझिए कि एक कंट्री का कितना बड़ा डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, और निश्चित तौर पर मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने का एक निश्चित तौर पर आपकी विशेषता और एक्टिविटी दिख रही होगी, बहुत लोग प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अभी भी अमेरिका का डोमिनेंस बरकरार है। आने वाले समय में क्या बदलाव होंगे, कैसे बदलाव होंगे, ये बहुत अधिक अभी का प्रिडिक्ट करना संभव नहीं है, क्योंकि जिस यूरोप में भी ये समझा जाता था कि अब अमेरिका की डोमिनेंस उस रूप में नहीं रही है, वो साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका ने ये अगर कह दिया कि हम आपको सुरक्षा नहीं देंगे तो सारे लोग उसके सामने घुटने टेक चुके हैं। तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये समझने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है, और आपको भी सोचने समझने की जरूरत है कि हमारा देश एक स्वतंत्र, एक मजबूत, एक अपने आइडेंटिटी को लेकर चलने वाला कैसे बन सकता है, एक लीडर कैसे बन सकता है, एक पावरफुल कंट्री कैसे बन सकता है, जिसे अमेरिका पर उस रूप में नहीं निर्भर होना पड़े जैसे यूक्रेन में हो रहा है और बाकी देशों में हो रहा है। हमें स्वतंत्र होना, विदेश नीति में हमें अपने रिसोर्सेज में स्वतंत्र होना, विकास में स्वतंत्र होना और मजबूत होना अति आवश्यक है, तभी अपना भी देश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर पाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूँगा। आप भी विचार करिए, समझिए, जानिए और बाकी चीज़ों को समझिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारा टॉपिक अच्छा लगे, डिस्कशन अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच शेयर करें। तो चलिए यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।